हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अनुसूचियों के बारे में। कहीं ना कहीं हम अनुसूचियों के बारे में देख रहे थे और हमने 10वीं अनुसूची तक दल बदल विरोधी जो हमारा कानून है उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो क्लास है हमारी वो 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है आपकी, उसमें जो भी संविधान संशोधन हुए थे उसको बताएंगे थोड़ा सा। और 11वीं और 12वीं अनुसूची में हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, किसको दिए गए हैं, ये बात करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे संविधान की कुछ शब्दावली है। संविधान को समझने के लिए उसकी शब्दावली इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है, इसलिए वो आपको आज से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमारी जो आपकी कौन सी थी 11वीं जो अनुसूची हुआ करती है संविधान में, उसमें क्या वर्णित है हमें उसको देखना है। 11वीं अनुसूची में कुछ पंचायतों को, जो जैसे कि पंचायतें हैं हमारे यहाँ पर, पंचायतों को जैसे कि जिला पंचायत है और आपकी क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतें हैं, उनको जो हमारे यहाँ पर विषय दिए गए हैं उन विषयों को वर्णन किया गया है। पहली बात तो जो हमारे 11वीं अनुसूची है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, माफ कीजिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान का जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। अब बात ये आती है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जब इसको जोड़ा गया था तो वर्ष कौन सा था? वर्ष 1993 में। अब हम इसको वर्ष 1993 में क्यों कह रहे हैं? इसको जोड़ा गया था 24 अप्रैल वर्ष 1993 से, क्योंकि इसको जो लागू किया था 1993 से लागू किया गया था। लेकिन जो इसका प्रस्ताव हुआ था संविधान संशोधन का, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ करता था, उसका प्रस्ताव वर्ष 1992 में ही पारित हो गया था। तो कहीं कहीं ये आपको 92 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 1993 में। लेकिन ये जो लागू हुआ था, हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 से। ठीक है, ये लागू होगा आपका 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर पंचायतों को जो विषय दिए गए थे, पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले विषयों का वर्णन किया गया है। पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले विषय, कौन कौन विषय हमारे यहाँ पर पंचायतों को प्रदान किए गए हैं वो यहाँ पर वर्णित हैं। तो कुल मिलाकर के पंचायतों को, स्थानीय सरकारों को हमारे यहाँ पर 29 विषय देने की बात कही गई है। 29 विषय, जो हमारा राज्य होता है, राज्य जो चाहे कि मतलब अपने 29 विषयों में से जो इच्छा हो वो विषय पंचायतों को दे सकता है। ये बात हुई। अब उसके बाद में बात करते हैं हम राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने पंचायतों को अपने यहाँ पर 22 विषय प्रदान कर दिए गए हैं। 22 विषय प्रदान किए हैं किसको? पंचायतों को। ठीक है, ये समझ में आ गया। 11वीं अनुसूची आपको इतना ध्यान रखना है, इतना इनफ है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आपके 12वीं अनुसूची के बारे में। मैंने आपको बताया ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 से, लेकिन इसका प्रस्ताव जो है 1992 में ही पारित हो जाता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके 74वें संविधान संशोधन मतलब 12वीं अनुसूची पर।
12वीं अनुसूची हमारी जो थी वो क्या थी? 12वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों को कुछ विषय प्रदान किए गए थे। शहरी निकाय या शहरी निकायों को प्रदत्त विषय, जो विषय प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है अनुसूची नंबर 12 में। प्रदत्त विषय, ये जो अनुसूची नंबर 12 थी वो आपका 74वां संविधान संशोधन, ये पूछे गए हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन सभी परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1 जून 1993 को ये जो है लागू हुआ था। इस प्रावधान का प्रस्ताव जो है वर्ष 1992 में ही पारित हो गया था। किसका? जो 74वां संविधान संशोधन है इसका प्रस्ताव जो है पारित 1992 में ही हो गया था और लागू हुआ था कब से? 1 जून 1993 से। शहरी निकायों को हमारे संविधान में जो प्रस्ताव जोड़ा गया है उसके अनुसार कितने विषय? 18 विषय प्रदान करने का, शहरी निकायों को 18 विषय जो है 18 विषय क्या प्रदान किए जाने, मतलब प्रदान करने का वर्णन है कि इसमें आप 18 विषय जो हैं आप शहरी निकायों को, स्थानीय निकाय हैं शहरों में जो, उनको प्रदान कर सकते हैं, नगर पालिकाओं को। ठीक है, जो नगर पालिकाएं हैं आपकी उनको। और बात करते हैं हम शहरी निकायों में नगर पालिका और नगर पालिका परिषदें आती हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी में कुछ शब्दावली है उसका वर्णन कर लेते हैं। यहीं तक मतलब अपनी जो अनुसूचियां थी कहीं कहीं हम इनको देख चुके हैं। और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन ये पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, इसको आपको ध्यान रखना है कब हुआ था। और इसमें पारित होने वाला जो वर्ष 1992 का अधिनियम है, मतलब वर्ष 1992 को ये लोग दोनों पारित हुए थे, तो 1992 को ध्यान रखना है। 1993 बहुत कम ही आता है, 1992 ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो शब्दावली है कुछ इंडियन पॉलिटी की, इस पर बात कर लेते हैं। कुछ शब्दावली पर चर्चा करते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधानेतर संस्थाएं हैं, और हमारा संविधान कहीं न कहीं समाजवाद की बात करता है। तो समाजवाद है क्या? और समाजवाद के साथ साथ में हम लोग कहीं न कहीं साम्यवाद और उदारवाद, पूंजीवाद की ओर भी झुकाव रखते हैं। तो ये सभी शब्द क्या हैं और इनकी बात करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं, संविधानेतर संस्थाएं कौन सी हैं, संविधान की मतलब जिनका जिक्र संविधान में है किसका नहीं है, इनको हम लोग पहले देखेंगे। पहली बात तो एक शब्दावली देखेंगे हम लोग कि हमारे जो संविधान में बड़ी संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। संस्थाएं क्या, संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, इनको देखते हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, या तो किसी संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया होगा, या तो आपको मूल संविधान में कहीं न कहीं इनका वर्णन किया गया है। जब इनका मूल संविधान में वर्णन किया गया है तो उनमें कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो हमारा जो पुराना संविधान है, मूल संविधान है, जो हमारी संविधान सभा के द्वारा लिखा गया संविधान था, उसी संविधान के अंतर्गत इनको लिया गया था। लेकिन कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बाद में भी जिक्र किया जाता है, अर्थात उनको बाद में जोड़ दिया जाता है, लेकिन संविधान में उनका जिक्र होता है। तो ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र हो या
संविधान में इनका वर्णन होगा। कहां पर? संविधान में वर्णन हो, ठीक है, या तो किसी संविधान संशोधन के द्वारा और या तो मूल संविधान में। किसके द्वारा? संविधान संशोधन द्वारा इनका वर्णन किया गया हो, या तो वो मूल संविधान में ही पहले से जुड़ी हो। या तो वो मूल संविधान में हो। तो ये संस्थाएं कौन सी कहलाएंगी? संवैधानिक संस्थाएं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, इसी संविधान में हम बात करते हैं कि कुछ संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वित्त आयोग, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि पर वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत गठित किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग हो गया। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन जो है हमारे संविधान में पहले से ही मूल संविधान में किया गया था। उसके बाद में आपने देखा होगा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी हमारे मूल संविधान में जो है वर्णन है, ठीक है। तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये सभी जो संस्थाएं हैं वो कैसी हैं आपकी? कहीं न कहीं जो है आपकी कहीं न कहीं कैसी हैं? ये सभी संस्थाएं आपकी। इसी के साथ साथ में आप इलेक्शन कमीशन को रखते हैं, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग, इसी के संबंध में आप लोग कैग को रख सकते हैं। ये भी क्या है? सभी लोग संवैधानिक हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है ये सब। इनका वर्णन हमारे संविधान में क्या है? किया गया है। अब हम बात करेंगे कि मतलब कुछ संवैधानिक संस्थाएं ये तो हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी भी संस्थाएं काम कर रही हैं क्या जिनका हमारे संविधान में वर्णन नहीं है? उनको हम लोग देखते हैं कि मतलब संवैधानेतर संस्थाएं हैं क्या यहाँ पर? तो जरूर हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका वर्णन तो है लेकिन हमारे संविधान में जो है ये काम कर रही हैं और संविधान में वर्णन नहीं है। कुछ संस्थाएं कैसी होंगी? संविधानेतर संस्थाएं या संविधानेतर शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा संस्था या ऐसी बॉडी जिसका वर्णन संविधान में ना हो, जिसका वर्णन जो है आपका जो संविधान है, इस संविधान में वर्णन ना हो। जब संविधान में वर्णन नहीं होगा तो वो कैसी संस्था होगी? कहीं ना कहीं संविधानेतर संस्था होगी। बात करते हैं हमारी विधायिका के पास में कुछ ऐसी चीजें हैं और हमारी कार्यपालिका के पास में भी कुछ ऐसी चीजें या ऐसे घटक या ऐसे संस्थान मौजूद हैं। तो कार्यपालिका के पास में कौन कौन से हैं? आपने नाम सुना है नीति आयोग का। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इससे पहले नीति आयोग से पहले हुआ करता था आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। इसको हटा करके कौन बन, मतलब किसको हटा करके? योजना आयोग को। इसका नाम बदल करके योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया था ना। इसी के साथ साथ में एक
राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था हुआ करती है। ये संस्था क्या करती है, इसकी जो योजनाएं होती हैं, योजना आयोग या नीति आयोग की योजनाएं हुआ करती थी, उनको मान्यता कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद भी कार्यपालिका के लिए महत्वपूर्ण एक संस्था के रूप में कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो विधायिका है, विधायिका के पास में कौन कौन से कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। ठीक है, तो विधायिका के द्वारा कुछ निर्मित संस्था या बॉडीज हैं। एक तो है आपका आईटी एक्ट 2000 का। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करें आपसे कि इसमें जो विधायिका के अंतर्गत सांविधिक हैं, सांविधिक बॉडीज जो भी हैं, उसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आपने देखा है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग देखा ना। इसी के साथ साथ में महिला आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ना महिला आयोग, इसी के अंतर्गत एससी एसटी कमीशन जो भी आयोग बनाया गया है, ओबीसी आयोग, जो भी आयोग, ये सभी जो आयोग हैं ये सांविधिक संस्थान हैं। ये कहां पर वर्णित हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, ये सभी जितने भी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सभी जितने भी हैं, इन सभी को हमारी जो विधायिका है इसके द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत ये कहीं न कहीं कार्य करते हैं। ठीक है, संविधिक बॉडीज हैं ये। अब हम बात करते हैं आपकी कि एक शब्द आपको मैंने बताया है उदारवादी, और उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवादी शब्द का मतलब क्या है उसका थोड़ा सा परिचय जान लीजिए, तब फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों पर। दरअसल में बात ये है कि एससी एसटी आयोग ये सब अलग अलग क्यों बनाए गए होंगे। देखिए, पहली बात तो आपने सुना होगा कि जब मैंने पढ़ाया था आपको, कहीं ना कहीं 1861 के अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, मंत्रिमंडल प्रणाली जो होती है कहीं ना कहीं लागू होती है, और मंत्रिमंडल प्रणाली के अंतर्गत विभागीय प्रणाली जो है लागू होती है। विभागीय प्रणाली के अंतर्गत धीरे धीरे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आयोगों का निर्माण किया जाता है और अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं आपका जो अलग अलग विभाग, पर्यावरण मंत्रालय अलग हो गया है, तत्कालीन समय में पर्यावरण और ये सब चीजें नहीं हुआ करती होंगी, और कार्मिक मंत्रालय तब हुआ करता था, कार्मिक मंत्रालय अब भी है। तो कुछ खान मंत्रालय हुआ करता था, खान मंत्रालय को मतलब कोयला उसमें कर दिया गया है। तो आपका हम बात कर रहे थे उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है। उदारवादी, लिबरल आदमी समझते हो ना, किसी के प्रति आप लिबरल हैं, उदार हैं, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, उदारवादी। उदारवादी दृष्टिकोण होता क्या है, पहली बात तो हम बात करते हैं उदारवादी दृष्टिकोण में। यहां पर जो है कुछ परंपराएं होती हैं, परंपरा और प्रथा और प्रथाओं को, किसको, परंपरा और प्रथाओं को जो है अस्वीकार किया जाता है, इनको मान्यता यहाँ पर नहीं दी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा सती प्रथा और बाल विवाह, ये सब सुना था ना, पहले होता था। तो ये चीजें जो है कहीं न कहीं परंपराएं थी, उन परंपराओं को उदारवादी लोग कहीं न कहीं महत्व नहीं देते हैं और मानते नहीं हैं। ये लोग मुख्य रूप से किस चीज को महत्व देंगे, लिबरल लोग किसको महत्व देंगे, तर्कवाद को। तर्क के साथ में ये लोग विवेक को महत्व देंगे।
ऐसा संविधान जिसमें तर्क हो, तर्क के साथ साथ में विवेक को महत्व दिया जाए। ठीक है, विवेक आप समझते हैं ना कि बड़ा विवेकशील आदमी है, व्यक्ति है, तो वो विवेकता जो यहाँ पर दिखाई जाए वो तर्क के आधार पर दिखाई जाए कि मतलब उस व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंस भी हो, उसके साथ साथ में वो इतना विवेक हो। कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ज्यादा विवेक हो जाए, है तो ऐसा हो जाए। तो विवेक, तर्क के साथ साथ में ये लोग कहीं ना कहीं विवेकशील होते हैं, विवेक को महत्व देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, उदारवादी जो भी व्यक्ति होते हैं, उदारवादी जो भी संविधान होते हैं, उसमें क्या होता है, उदारवादी संविधान में ये लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता को काफी महत्व देते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ है। तो हमारे यहाँ पर भी स्वतंत्रता काफी महत्व रखती है ना, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व प्रदान किया जाता है यहाँ पर। ऐसा उदारवाद की बात मतलब टाइम पीरियड में या उदारवाद में होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा। इसी के साथ साथ में संविधानवाद को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि संविधान ही इनका क्या होता है, सब कुछ होता है। संविधानवाद के समर्थक होते हैं ये लोग। संविधानवाद के क्या होते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं समर्थक होते हैं और संवैधानिक शासन को लागू करते हैं। और हम बात करते हैं कि जो जिनके पास में अर्थव्यवस्था होती है वो बाजारवादी होती है, ना तो पूंजीवादी होती है ना तो समाजवादी होती है। मतलब बाजारवादी अर्थव्यवस्था एक तरह से पूंजीवादी का थोड़ा सा वैसा रूप होता है कि मतलब जो इनकी अर्थव्यवस्था होती है वो किस पर महत्व करते हैं, बाजारवादी। उदारवादी लोग बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था इनकी कैसी होती है, बाजारवादी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और बात भी करेंगे हम लोग इस पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद, उदारवादी समझ गए, क्योंकि उदारवाद जरूरी है किसी भी संविधान को लागू करने के लिए, उदारता आवश्यक है। वहां पर कहीं न कहीं प्रथाएं जो हुआ करती हैं उनको महत्व न दिया जाए, कहीं न कहीं तर्क के साथ में विवेक को अगर महत्व दिया जाएगा। अगर आप विवेकशील है ना तो किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप विवेकशील हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप अपने सिद्धांत पर चलते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी अगर ऐसे में होती है दिक्कत, लेकिन अगर आप रूढ़िवादी हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि समाजवादी क्या होते हैं। समाजवादी कहीं न कहीं आर्थिक समानता को लेकर के परेशान रहते हैं कि समाज में 50 लोगों के पास में भारत का 50% रुपया है, तो ये बात सही भी है। तो समाजवादी ध्यान देते हैं बहुत अच्छे से, कहते हैं कि इन 50 लोगों को हटाओ और सब में इनका धन लेकर के सब में बराबर बराबर कर दो। तो ये संभव तो है नहीं, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी कैसे होते हैं, समाजवादी दृष्टिकोण या समाजवादी संविधान में समाजवाद को लागू करने का महत्व क्या होता है, या आप ऐसे लिख लीजिए कि समाजवाद। ठीक, तो समाजवाद क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो आर्थिक समानता होती है, आर्थिक समानता, आर्थिक समानता को महत्व देते हैं। अगर कहीं पर समाजवाद लागू करना है तो आर्थिक समानता पहली बात तो होनी चाहिए। आर्थिक समानता होगी अगर, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर
मैं की भावना नहीं होगी, सभी लोग हम की भावना में चलेंगे। मैं की भावना मतलब मेरे पास बहुत सारा धन, पैसा, रुपया सब कुछ है, आर्थिक रूप से मैं बहुत उच्च हूँ, तो मेरा, मैं, यही सब शब्द आएंगे। तो इस मैं की भावना को समान रूप से लाने के लिए क्या करते हैं, समाजवादी लोग कार्य करते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो हमारी सरकारी संस्थान हो, सरकारी भवन हो और उद्योग धंधे हों, उन पर सरकार का नियंत्रण हो। क्या? जो हमारे सरकारी संस्थान है, मतलब जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान ना हो, जो भवन है वो भवन, और इसके साथ साथ जो उद्योग हैं, इन सभी पर जो नियंत्रण हो वो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का नियंत्रण हो, तभी ये लोग मानते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं समाजवाद में जी पाएंगे। ये चीजें इम्पोर्टेंट, जरूरी हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर कहीं भी कभी भी किसी चीज का अगर सरकार मतलब खेती में उत्पादन हो रहा है या उद्योगों में कहीं भी अगर उत्पादन हो रहा है, वो पैसे की भलाई के लिए ना हो, व्यक्तिगत भलाई के लिए ना हो, समाज के कल्याण के लिए हो। ये क्या कहते हैं, अगर कहीं पर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन जो होगा वो समाज की कल्याण के लिए हो, समाज की भलाई या समाज के कल्याण के लिए हो, जो भी उत्पादित किया जाए समाज की भलाई के लिए हो। अब एक व्यक्ति ने सरसों उत्पादित किया, उसके पास में बहुत ज्यादा सरसों लगा है, लेकिन वो सबको बांट दे, पूरे समाज को मतलब बांट दे, तो समानता आ जाएगी, ये लोग ये कहते हैं। ठीक है। तो उत्पादन भी कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए इनको होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, समाजवादी ऐसा मानते हैं कि अगर समाज में आर्थिक समानता आ जाएगी तो समाज स्वतंत्र अपने आप हो जाएगा। ये कहते हैं आर्थिक समानता आने पर स्वतंत्रता का आना स्वाभाविक है, मतलब स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी। स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी। ये समाजवादी ये मानते हैं कि अगर सभी के पास पैसा बराबर है तो सभी लोग फॉर्च्यूनर में चलेंगे, अगर सभी के पास पैसा, किसी के पास पैसा नहीं है तो सभी लोग ऑटो रिक्शा से चलेंगे। ये लोग ये चाहते हैं। तो आप लोग चाहते हैं क्या कि सभी लोग फॉर्च्यूनर से चले? नहीं, तो सभी लोग ऑटो रिक्शा में चलें। तो अपना अपना स्टेटस है, समाजवादी क्या चाहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या करते हैं, इसी के साथ साथ में आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो ये लोग और क्या चाहते हैं, ये समुदाय को महत्व देते हैं। समाजवादी व्यक्ति कहीं भी समुदाय को महत्व देगा, समुदाय को महत्व दिया जाएगा यहाँ पर, ना कि व्यक्ति को महत्व। आप समझिए, आप लोग, समुदाय को महत्व दिया जाएगा मतलब कम्युनिटी को महत्व दिया जाएगा। एक कम्युनिटी में बहुत सारे मतलब व्यक्ति मतलब लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग। अब एक समुदाय को जब महत्व दिया जाएगा, अगर 50 लोगों के लिए कोई चीज आई है तो वो संपूर्ण समुदाय को बांटा जाएगा, या एक व्यक्ति के लिए चीज आई है तो संपूर्ण समुदाय में व्यक्ति मतलब बांटा जाएगा, तो सभी को लाभ होना चाहिए। अगर सरकार ने 1 करोड़ लोगों मतलब एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए दिया है, तो ये लोग कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों के लिए 1-1 रुपया बांटो, मतलब 1 करोड़ लोगों के लिए 1-1 रुपया बांटो, तो 1-1 रुपया सभी लोग अमीर हों,
कोई भी गरीब ना रहे, सब लोग बराबर रहें। अगर कोई बेहतर जीवन शैली को अपनाना चाहता है ना, उसके ऊपर भी ये लोग मिट्टी फेर देंगे, लेकिन जो महागरीब है उसको भी ये लोग ऊपर खींच के ले आएंगे। ये समस्या है, ये चीज है मतलब समाजवाद में। और ये लोग क्या चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, हमारे संविधान में बंधुता जो हुआ करता था ना शब्द, बंधुता को ये लोग महत्व देते हैं। कारण इसका ये है कि समाज का एक ऐसा स्वरूप होता है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नाराज ही नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं या जो व्यक्तिगत संसाधन हैं उनका समान रूप से उपयोग हो पाएगा, ये भी ये कहते हैं। तो बंधुता की भावना को ये लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लागू करने के लिए अपने आप से बताते हैं। समाजवाद हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से शब्द हमें महत्वपूर्ण होने चाहिए, जो कि हमारे पास में, जिनको हमें समझना चाहिए। हमने बताया ना कि समाजवादी व्यक्ति क्या चाहेगा कि उद्योग हो, वो भी सरकार का नियंत्रण, किसी का भी एक व्यक्ति का कल्याण बिल्कुल ना हो, सरकार की कोई भी योजना आए तो सबके लिए हो, एक व्यक्ति के लिए ना हो। मतलब अगर समाज में कोई गरीब है ना और कोई अमीर है, अगर सभी के पास पैसे हैं ना, किसी के पास, किसी ने अपनी मेहनत करके कमाई कर ली, मान लिया मुकेश अंबानी को, तो मुकेश अंबानी के पास से समाजवादी कहते हैं कि इनका पैसा छीन लो और सभी जितने गरीब है ना उनको बराबर ले आओ, उसमें बांट दो। तो ये पॉसिबल नहीं है और ये किया भी नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। साम्यवाद क्या होता है, तो हम बात करते हैं कि साम्यवाद पर। साम्यवाद ये जो होता है समाजवाद का अगला रूप होता है। यहाँ पर भी प्रथाओं को तो महत्व दिया ही नहीं जाता है, सरकार को महत्व यहाँ पर भी दिया जाता है, लेकिन कैसे, ये क्या है, समाजवाद का बेहतर रूप है। बेहतर रूप, बेहतर रूप या स्वरूप, जो चाइना देख रहे हैं ना, चीन चांचुन, तो चीन जो है आपका, ये कहता है कि हम साम्यवादी हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि पूंजीवाद को कहते, पूंजीवाद को हटाओ, पूंजीवाद को हटाओ। और चाइना जानते हो, चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा पूंजीवादी लग रहा है, क्योंकि वो साम्यवाद थोड़ी ना कर रहा है, वो साम्यवाद के पीछे से पूंजीवाद को धक्का मार रहा है, ऐसा करता है चाइना। तो ये जो होते हैं असली साम्यवादी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पूंजीवाद के विनाशक होते हैं। समाजवादी तो चलो कहते हैं ठीक है सबका पैसे छीन लो, ये कहते हैं कि पूंजीवाद का विनाश कर दो, पूंजीवाद के विनाशक होते हैं ये, समर्थक नहीं विनाशक, कहते हटाओ इसको, पूंजीवाद के विनाशक होते हैं। भैया पूंजीवाद इनको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, पैसा रुपया पैसा मार्केट, इस पर भरोसा करें, बिल्कुल नहीं करेंगे, पैसों पर बिल्कुल नहीं, इसके सुधारक नहीं है, पूंजीवाद के विनाशक हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, साम्यवादी करना क्या चाहते हैं। साम्यवादी चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहां पर ना तो धर्म का प्रभाव हो, ना तो सरकार का प्रभाव हो, ना तो राज्य का प्रभाव हो, ना तो किसी एक व्यक्ति का प्रभाव हो, लेकिन जो व्यक्ति जितनी इच्छा चाहे वो उतना काम करे, और जो व्यक्ति नहीं काम कर पा रहा है उसकी पूर्ति सरकार करे। साम्यवादी ऐसे हैं। तो साम्यवादी ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर ये लोग ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, साम्यवादी,
आदर्श समाज की कल्पना। ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जहां पर क्या हो, ना तो धर्म का प्रभाव हो, ना तो किसी व्यक्ति का प्रभाव हो, ना तो राज्य का प्रभाव हो, ना ही किसी सरकार का प्रभाव हो। प्रभाव रहित सरकार हो, सरकार या राज्य की कल्पना करते हैं। तो ऐसे ना तो किसी व्यक्ति एक व्यक्ति का प्रभाव हो, जैसे कि चीन में क्या है, शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं वहां के, उनका ही प्रभाव यहाँ पर दिखता है ज्यादातर। तो होता क्या है, ये लोग चाहते हैं कि ना तो साम्यवाद में ना तो किसी सरकार का प्रभाव हो, ना तो राज्य का, ना तो किसी धार्मिक नेता का, ना तो किसी धर्म का प्रभाव हो, एक धर्म का, ना तो किसी सरकार का, ना तो किसी राज्य का। और जो व्यक्ति जितना कार्य करना चाहे, मतलब जो व्यक्ति जितना कार्य करना चाहे, जितना उसका मन हो, जितना कार्य करना चाहे उतना करे, ठीक है। और आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, सरकार करेगी। मतलब जो जनता की आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करेगा, सरकार पूरी करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका साम्यवाद। साम्यवाद के बाद में हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं कि कहीं न कहीं आपने नाम सुना था अभी, पूंजीवाद का। ये लोग क्या है, पूंजीवाद के विनाशक हैं, पूंजीवाद नहीं चाहते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, सबसे पहले पैसा ही देता है किसी देश को, पैसा देने के बाद में उसके ऊपर धीरे धीरे क्या करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और फिर उसकी सरकार में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करने के बाद में फिर क्या करेगा, अभी जो है चाइना का प्रभाव आपको करंट में सुनने को मिल रहा होगा। तो पनामा नहर है जो आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में, पनामा नहर पर उसका अधिकार जो है कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो अभिभाषण हुई उनमें सुनने को मिलेगा। तो आप जानते हैं कि मतलब पूंजीवाद के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि पूंजीवाद की जो विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है। देखिए ये होते हैं, पहली बात तो अमीर देश, इनके पास में पैसा बहुत ज्यादा भर भर के जेब में, इनके मान के चलो जितने भी कपड़े हैं ना इनके पास, सभी इनके कपड़े पैसे से भरे हैं, जेब इनकी नोटों से भरी है। ये समझ लीजिए पूंजीवादी देश हैं। अब ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो है पूंजीवाद में कभी भी अगर कहीं पर भी पूंजीवाद होता है तो वहाँ की जो सरकार होती है वहाँ सरकार नियंत्रण नहीं करती है। वहाँ पर जो मार्केट में उद्योग धंधों पर, बिजनेस पर, उद्योगों और व्यापार पर नियंत्रण किसका होता है, और व्यापार पर किसका होता है, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहाँ पर हैं, अमेरिका में ही तो हैं। तो जो अमीर व्यक्ति हैं ये निजी व्यक्ति के मतलब अपने उद्योग और व्यापार पर इन्हीं का, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण कहीं न कहीं होता है।
अगर इनके पास में कुछ भी उत्पादन होता है, उत्पादन में क्या करते हैं लोग, उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्पर्धा को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कहीं न कहीं अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने जा रहा है तो वो उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उस पर बोली लगाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मतलब प्रतिस्पर्धा, आपस में कंट्रोवर्सी, मतलब दोनों के बीच में कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। और क्या होगा, ये लोग जो कार्य करेंगे ना, इनकी जो अर्थव्यवस्था चलेगी ना, लाभ के लिए चलेगी। कहीं न कहीं इधर से भी इनको लाभ चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, कुछ भी करे पैसा मिले बस। तो ये लाभ के लिए कार्य करते हैं, कल्याण के लिए कार्य नहीं करते जो समाजवादी होते हैं, मतलब समाजवादियों की तरह। और क्या होता है, इसी के साथ साथ में ये लाभ के लिए तो कार्य करते ही करते हैं। जब लाभ के लिए कोई व्यक्ति काम करेगा तो कीमत कौन निर्धारित करेगा, इनके यहाँ पर कीमतें निर्धारित करेंगे बाजार। अपने यहाँ पर सरकारी मतलब आरबीआई कीमतों को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए होती है ना, आरबीआई की मतलब मोनोपोली होती है, अपनी मुद्रास्फीति नीति बनाती है ना, तो वो करती है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे पूंजीवादी राष्ट्र होते हैं, यहाँ पर कीमत का निर्धारण कौन करता है, मतलब उत्पादन, माफ कीजिए, जो उत्पादन होता है ना, इस उत्पादन की कीमत, इसका निर्धारण कौन करेगा, बाजार करेगा। अब कैसे करेगा भैया, अगर वस्तु बाजार में मान लिया 5 किलो प्याज बचा है, केवल पूरी मार्केट में 5 किलो प्याज बचा है, क्या केवल 5 किलो प्याज बचा है पूरी मार्केट में, खरीदने वाले 50 लोग हैं। अब क्या हुआ, मार्केट तो हो जाएगा 1000 रुपए किलो, मतलब प्याज जो है 1000 रुपए किलो हो जाएगा। समस्या क्या है, उत्पादन जो है कीमत निर्धारित कर रहा है कहाँ पर, मार्केट निर्धारित करेगा कि भैया बाजार में 5 किलो ही प्याज बचा है, जिसको खरीदना है तो 1000 रुपए किलो ले, अगर नहीं खरीदना है तो जाओ घर। तो मार्केट में क्या करेगा, किसी भी उत्पादन की कीमत कौन निर्धारित कर रहा है, बाजार। यहाँ पर जो चीजें होती हैं तो निर्धारित कौन करेगा, मार्केट। तो मार्केट कैसा है, गर्म है। यहाँ पर अगर पता चला पूरे बाजार में प्याज ही प्याज, हर दुकानदार के पास में प्याज ही प्याज बचा है, तो 5 रुपया किलो पता चला मिल रहा है ना तो ये भी समस्या है। तो मार्केट के अनुसार मतलब कहीं ना कहीं स्थिरता की कमी इसमें देखी जाती है पूंजीवाद में। तो आपको कैसी लगी क्लास आज की, आप लोग बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।